नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। आज देश की बात में हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर विवादास्पद बयान एक बार फिर से दिया है। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मामले को ये कहकर संतुलित करने की कोशिश की कि कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर। हम आपको बताएंगे कैसे पीओके में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने की भारत की मुहिम अब रंग ला रही है। ये भी दिखाएंगे कि कैसे चीन की मीडिया भारत के खिलाफ आग उगल रही है और अब इसके निशाने पर हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। जब चीन की बात हो रही है तो बात होगी चीनी कंपनी अलीबाबा के यूसी ब्राउजर यूनिट की भी। बताएंगे कैसे यूसी ब्राउजर भारत में आकर इसी देश के युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में न्यूज कंटेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है। यूसी ब्राउजर का ये ऐप आपके फ़ोन पर भी हो सकता है और धीरे धीरे कैसे चीन ये चाह रहा है कि भारतीयों के मन में चीन के प्रति मोहब्बत और भारत के प्रति नफरत जगाई जाए। इस साजिश का हम खुलासा करेंगे और सवाल ये भी है कि क्या देश वाकई कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। ताज़ा मामला गुजरात का है, जहां चुनावों से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता और गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस की इस मुश्किल पर हमारी नज़र होगी। 15 अगस्त को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और लगता है कि वो एक नए दल की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये दल विपक्ष यानी कि अभी सत्ता पक्ष में रहे बीजेपी का होगा या फिर वो अपना कुछ नया करेंगे, ये देखना है और उनके इशारे किस ओर हैं ये समझना है। शंकर सिंह वाघेला के इशारों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज देश की बात में और साथ ही हम बात करेंगे स्वच्छता की। स्वच्छ भारत मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, यहाँ तक कि स्कूलों को भी स्वच्छता रैंकिंग देने का फैसला किया है। हम आपको बताएंगे एपीएन की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में सफाई पर किए गए सर्वे में क्या कुछ सामने आया है। इस रियलिटी चेक में क्या हमने देखा, कहाँ कैसी सुविधाएं हैं और कहाँ नहीं हैं, ये सब कुछ आपके सामने होगा। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां की पूरी कोशिश हो रही है, योगी आदित्यनाथ इसे उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हैं। तो यहाँ पर क्या सच हमें दिखा है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कैसे कुछ पैसे दिए आपको मिल सकता है 4G फ़ोन। जी हाँ, कुछ ही पैसों में 4G फ़ोन भी आप पाएंगे और आप साथ ही इंटरनेट का एक पैक भी पाएंगे। ये नया कमाल है रिलायंस का। पूछेंगे प्रभु से कि आखिर ये क्या हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु की, जो रेलवे को सुधारने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कैग रिपोर्ट में हकीकत सामने आने के बाद एपीएन ने भी रेलवे यात्रियों से स्टेशन पहुंचकर की है बात और जो सामने आया है वो रेल मंत्रालय के दावों की पोल खोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेल में दिए जा रहे खाने की। मेन्यू में बड़े बड़े खूबसूरत नाम लिखे हुए हैं, लेकिन दरअसल खाने का स्वाद कितना बिगड़ा हुआ है ये हम आपके सामने रखेंगे और अब हम अच्छी खबर भी आज आपको एक दिखाएंगे। जल्द ही कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट वाले दिन ही प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा मिल जाएगा। तो इस अच्छी खबर पर भी हमारी नज़र होगी और इससे कितने कर्मचारियों को फ़ायदा होगा ये भी हम बताएंगे और अदालत के हलचल पर भी हमारी पूरी नज़र होगी। देश की बात में आज बात राम मंदिर की करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये हम जानेंगे। और उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों पर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों कर रही है पुनर्विचार, अदालत के किस टिप्पणी के बाद सरकार को ऐसा कुछ करना पड़ रहा है और कहाँ नियमों का पालन नहीं हुआ है, ये भी आपको हम बताएंगे। साथ ही बात इतिहास की भी होगी और बात आज एक ऐसे गीतकार की होगी जो सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों में सबसे खूबसूरत गीत लिखे जाने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी की। तो आज हम आनंद बख्शी को भी याद करेंगे देश की बात में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस देश की बात के नए सफर को। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया कि सभी दल उनके खिलाफ
एकजुट हो गए और होना भी था। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या के हल के लिए तीसरे देश की मध्यस्थता की वकालत कर दी। पाकिस्तान शुरू से ही इस मसले को किसी तीसरे की मदद से हल करने पर जोर देता आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 70 साल के कश्मीर मुद्दे पर हम सही वक्त का इंतजार ही करते रहे हैं, लेकिन अब इस पर आगे बढ़ ही जाना चाहिए। हालांकि उनका ये प्रस्ताव किसी सियासी दल को पसंद नहीं आया। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल मच गया है। कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने में कोई बुराई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन खुद कश्मीर समस्या को लेकर मध्यस्थता की बात कह चुके हैं। आप ये कहते हैं ना तीसरी पार्टी, ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम, हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने। हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। कोई रास्ता, अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते, तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं कि यार दोस्त तू जरा निभा ले इसको। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर चारों ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों ने अपने बयान की मुखालफत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान के बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है। मगर जो कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। और जब राहुल जी के नेता मणिशंकर अय्यर जाके सेपरेटिस्ट गिलानी के साथ ठहाके मार के हंसते हैं और कहते हैं कि भारत के सेना ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया हुआ है और अख्तियार करके रखा हुआ है, और जब राहुल जी के ही नेता संदीप दीक्षित जी जो कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो कहते हैं कि आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे की तरह बात करते हैं, तब उनको ये बात याद नहीं आती है कि कश्मीर और इंडियन आर्मी दोनों ही भारत के हैं और भारत का सम्मान होना चाहिए। बीजेपी ने कश्मीर पर जारी सियासत को लेकर फारूक अब्दुल्ला पर भी सियासी वार किया। तो आप केंद्र में मंत्री रहे हैं और कश्मीर में आपके पुत्र मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सत्ता रही है, तो आपकी भाषा क्यों बदल जाती है सत्ता से बाहर जाते हुए? तो इसलिए मैं मानता हूं यह समय है फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक तरह इंट्रोस्पेक्शन करने का। भारत ने कश्मीर मसले पर हमेशा किसी भी देश की मध्यस्थता से इनकार किया है। शिमला समझौते के मुताबिक इस मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर करेंगे। इसमें किसी तीसरे देश के दखल की गुंजाइश नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित नजर आता है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पीओके भारत की बपौती नहीं है जिसे वो हासिल कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के अध्यक्ष यासिन मलिक को एक विरोध मार्च का नेतृत्व करने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। सोनावर क्षेत्र में यासिन मलिक एक मार्च की अगुवाई करने के लिए जाने वाले थे, उसी समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अलगाववादियों ने कश्मीर में कथित दमन और निर्दोष लोगों की हत्याओं को प्रकाश में लाने के लिए इस विरोध मार्च का आयोजन किया था और ये विरोध मार्च भारत विरोधी रहने वाला था। विरोध मार्च को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मुख्यालय की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर हर तरह की आवाजाही रोक दी थी, लेकिन इसके बावजूद जब अलगाववादी संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मुख्यालय की ओर जाने की कोशिश करने लगे तो यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया।
उधर भारतीय कूटनीति धीरे धीरे दुनिया को अपनी बात समझाने और मनवाने में सफल होती दिख रही है। भारत लंबे समय से लगातार बड़े निवेशक देशों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में निवेश नहीं करने के लिए समझाता रहा है। इसके लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। बड़े देश पीओके में निवेश के अपने फैसले को बदलने पर विचार करने लगे हैं। दक्षिण कोरिया की डायलिम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में एक प्रोजेक्ट में अपने निवेश पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कोशिश रंग लाने लगी है। भारत की कूटनीतिक ताकत का असर दिखाई देने लगा है। दक्षिण कोरिया की डायलिम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने निवेश पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। डायलिम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में झेलम के तट पर मुजफ्फराबाद में 500 मेगावाट का चकोती हटियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित करने वाली कंपनियों के संघ की प्रमुख कंपनी है। वैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में निवेश के फैसले को लेकर पुनः विचार करने वालों में डायलिम अकेली कंपनी नहीं है। डायलिम के साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक्सिम बैंक ऑफ कोरिया ने भी पीओके में निवेश को लेकर असमर्थता जताई है। पीओके के सूचना मंत्री मुश्ताक अहमद ने इसकी पुष्टि की। इसके अलावा एक और कोरियाई वित्त कंपनी भी पीओके में निवेश को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। ऐसे में पीओके का कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्थगित हो सकता है। पाकिस्तान कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से पीओके में निवेश करने के लिए जोर दे रहा है। उसकी कोशिश इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट पर दुनिया भर से निवेश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लाने की है। ये दोनों ही भाग अविभाजित जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में विदेशी निवेशकों के यहाँ से हाथ खींचने को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो एक ओर भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 35 करोड़ डॉलर की सैनिक मदद अब रोक दी है, क्योंकि रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कांग्रेस को इस बात का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है। ये राशि अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के सहयोग के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए खर्च की अदायगी के लिए होती है। उधर चीन की यदि बात करें तो भारत के खिलाफ चीन का जहर उगलना अभी भी जारी है। शुक्रवार को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के लैंग्वेज एडिशन में छपे एक लेख में बीजिंग ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। लेख के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री डोकलाम में चीन के साथ सैन्य गतिरोध पर झूठ बोल रही हैं। डोकलाम से भारत और चीन के सैनिक वापस बुलाने के बयान को अखबार ने फैंटेसी यानी कोरी कल्पना करार दिया है। डोकलाम मुद्दे पर चीन डबल गेम खेल रहा है। एक ओर तो चीनी नेता भारतीय नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीनी मीडिया भारत को लगातार धमकी दे रहा है और सैन्य कार्रवाई का डर दिखा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया है कि चीन ने पहले ही धैर्य और शांति का परिचय दिया है। अगर भारत अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है तो चीन के पास युद्ध लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हर मसले का हल जो है वो डिप्लोमेटिकली और शांतिपूर्वक तरीके से निकल सकता है। चाइना हर साल कम से कम 50, 60, 100 बारी हिंदुस्तान की टेरिटरी में इंट्रूड करता है। हम इस माफी का रवैया नहीं अडॉप्ट करते जैसे चाइना कर रहा है। उन्होंने कहा इस मसले का भी हल जो है पीसफुली होना चाहिए। हिंदुस्तान किसी भी हालत में अपनी फौजों को वहां से नहीं हटाएगा जब तक चाइनीज फोर्सेस भी विड्रॉ नहीं करे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा था कि चीन डोकलाम ट्राई जंक्शन की मौजूदा स्थिति को अपने तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम में चीन की मौजूदगी भारत के लिए खतरा है। सुषमा ने कहा था कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दोनों देशों को अपनी सेनाएं वास्तविक स्थिति पर बुलानी होगी। चीन में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि भारत की विदेश मंत्री सांसदों से झूठ बोल रही हैं। भारत ने पहले चीन की जमीन पर अतिक्रमण किया,
तथ्य यह है कि नई दिल्ली के एडवेंचर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चकित है और कोई भारत का समर्थन नहीं करेगा। भारत इतना जिसको कहते हैं इमेच्योर देश नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएगा। और भारत, इंडियन मीडिया एब्सोल्युटली क्लियर है, वो इस खेल को समझती है। और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में विल टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब ये है इसको एक इस कान से सुन के इसी कान से निकाल देगा। बात एग्जैक्टली यही है। ये चाइनीज का जो प्रोपेगेंडा है इस पे कोई ध्यान नहीं देना है। लेख के मुताबिक भारत सैन्य ताकत में चीन से काफी पीछे है और एक बार लड़ाई शुरू हुई तो भारत को हारना ही है। संपादकीय में कहा गया है कि सुषमा का बयान भारत के रुख में बदलाव को दर्शाता है। लेख में आगे कहा गया कि भारतीयों के बयान का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। अब वे लोग डोकलाम को ट्राई जंक्शन बता रहे हैं, साथ ही दोनों देशों की सेनाओं को एक साथ वापस बुलाने की बात कह रहे हैं। यह दर्शाता है कि नई दिल्ली ने अपने रुख में बदलाव किया है। लेख के मुताबिक चीन कभी भी भारत के साथ सैनिकों को वापस बुलाने की मांग पर सहमत नहीं होगा। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और जापान युद्ध की स्थिति में कभी भी भारत की मदद नहीं करेंगे। मालाबार सैन्य अभ्यास की ओर इशारा करते हुए लेख में कहा गया कि भारत को दोनों देशों का समर्थन मिलने की सोचना महज ख्वाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में पाकिस्तान भी अब कूद पड़ा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के राजनयिक से मुलाकात की है। ये भी माना जा रहा है कि बासित ने भूटान के राजनयिक से भी बातचीत की है। विदेशी मामलों के जानकार इन मुलाकातों को डोकलाम विवाद से ही जोड़ रहे हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ती तनातनी और गहराते गतिरोध के बीच पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन और भूटान के राजनयिक से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बासित ने चीन के राजनयिक के साथ डोकलाम मुद्दे सहित दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की। इस मामले पर कल सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जोरदार शब्दों में भारत की बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि डोकलाम विवाद पर भारत को कतई घेरा नहीं जा सकता। भूटान जैसे छोटे देश पर चीन हावी हो रहा है। सभी देश मानते हैं कि भारत ने इस मामले पर जो भी मत रखा है वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है, वहीं चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। अगर चीन भारत की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो भारत सहन नहीं करेगा। दरअसल डोकलाम, जिसे भूटान में डोलम कहते हैं, करीब 300 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका चीन की चुम्बी वैली से सटा हुआ है और सिक्किम के नाथुला दर्रे के करीब है। इसलिए इस इलाके को ट्राई जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह डैगर यानी एक खंजर की तरह का भूगोलिक इलाका है जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जाता है। चीन की चुम्बी वैली का यह आखिरी शहर है याटूंग। चीन इसी याटूंग शहर से लेकर विवादित डोलम इलाके तक सड़क बनाना चाहता है, जिसका भूटान के आग्रह पर भारत विरोध कर रहा है। 16 जून से भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर भारत के खिलाफ चीन ने अब सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और न केवल सोशल मीडिया बल्कि वेबसाइट और ऐप के जरिए भी चीन भारत को घेरना चाहता है, और वो भी भारत की ही जमीन से। जी हां, हम सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि चीन की साजिश कैसे अब रंग भी ला रही है। भारत में मौजूद कई ऐसे चाइनीज वेबसाइट हैं जो चीन की मुहिम को हवा दे रहे हैं। चीनी कंपनी अलीबाबा की यूसी ब्राउजर यूनिट भी इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। ये कंपनी भारत के युवाओं को नौकरी देकर भारत विरोधी और चीन के पक्ष में न्यूज कंटेंट चला रही है, लेकिन भारत सरकार आंख मूंदे बैठी है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया और ऐप के जरिए चीन हमारे और आपके घरों में, हमारे और आपके मोबाइल पर सिंधमारी कर रहा है और हमें अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर रहा है। चीन अब सोशल मीडिया के जरिए भी भारत को घेरने में लगा है। इसमें चीनी कंपनी अलीबाबा उसका पूरा सहयोग कर रही है। हाल में अलीबाबा की यूसी ब्राउजर ने वेब न्यूज पोर्टल लॉन्च किया है, जहां न्यूज कंटेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कंटेंट के जरिए भारत विरोधी खबरों को हवा दी जाती है और चीन से जुड़ी नेगेटिव खबरों को दबा दिया जाता है। यूं कहें कि चीन से आ रही खबरों पर चापलूसी का खंजर चलाया जाता है। ये सारा कुछ भारतीय कर्मचारियों से ही कराया जा रहा है। कंपनी धड़ल्ले से देश के युवाओं को नौकरी दे रही है, जो जाने अनजाने में अपने देश के ही खिलाफ चीन का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज क्यों कर रही है? भारत सरकार ऐसी सोशल मीडिया कंपनियों पर नजर क्यों नहीं रख रही? आखिर भारत में आकर भारत के लोगों से अपने हित में काम करवाकर चीन अपनी चाल में कब तक कामयाब होता रहेगा?
साथ ही अगर आप यूसी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा बच के, क्योंकि आपकी प्राइवेसी खतरे में है। आपकी सारी सूचनाएं, आपके डाटा पर नजर है जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है। हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी सूचनाएं लीक हो सकती है। चीनी कंपनी अलीबाबा आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। आपने कौन कौन से वेब पेज का इस्तेमाल किया, कौन कौन से वेब पेज देखे, इंटरनेट पर क्या पढ़ा, कौन सा वीडियो देखा, क्या डाउनलोड किया, आपके किस फोल्डर में क्या स्टोर है, इन सभी गतिविधियों पर यूसी ब्राउजर नजर रखता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आधारित सिटीजन लैब ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें पाया गया है कि यूसी ब्राउजर इस्तेमाल करना खतरे से खेलने से कम नहीं है। लैब के मुताबिक कई नेटवर्क ऑपरेटर्स के फाइनल ग्रेड डाटा पॉइंट्स लीक कर यूसी ब्राउजर कई दूसरे नेटवर्क को सप्लाई करता है, जिससे आपके डाटा और निजी इंफॉर्मेशन की जानकारी आसानी से गलत लोगों तक पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर लौटते हैं देश की राजनीति की ओर। बात राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की करें। एनडीए के पास मौजूद आंकड़ों को देखते हुए हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन विपक्षी दलों की क्रॉस वोटिंग ने उनकी जीत के अंतर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। कोविंद के प्रमुख चुनाव प्रबंधक भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के करीब 119 विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। हालांकि भारी पैमाने पर क्रॉस वोटिंग के बाद भी वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जीत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। इस चुनाव में विपक्ष पूरी तरह बिखरा नजर आया। 10 राज्यों में यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार को अपनी ही पार्टी के पूरे वोट नहीं मिले। इस क्रॉस वोटिंग के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कोविंद के पक्ष में करीब 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेसी विधायकों की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली में कोविंद को उम्मीद से अधिक वोट मिले। गुजरात में कोविंद को 132 और मीरा कुमार को 49 मत मिले, जबकि राज्य में कांग्रेस के 57 विधायक हैं, यानी 8 कांग्रेस विधायकों ने कोविंद को वोट दिया। इसी तरह दिल्ली में बीजेपी के 4 विधायक हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद को मिलने वाले वोटों की संख्या 6 रही, यानी आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने कोविंद को वोट दिया। पश्चिम बंगाल में रामनाथ कोविंद को 11 और मीरा को कुल 273 वोट मिले। यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दल के 6 वोट हैं, यानी यहाँ भी कोविंद को 5 वोट दूसरी पार्टियों से मिले। त्रिपुरा में जहाँ एनडीए का एक भी विधायक नहीं है, वहाँ से भी कोविंद को 7 मत हासिल हुए। माना जा रहा है कि ये वोट टीएमसी के बागी विधायकों के थे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के 185 विधायक हैं, फिर भी रामनाथ कोविंद 208 के आंकड़े तक पहुँच गए। गोवा में भी कोविंद को उम्मीद से 5 अधिक विधायकों का समर्थन मिला। यहाँ कांग्रेस के 16 विधायक हैं, पर मीरा कुमार को 11 का समर्थन ही मिल सका। असम में बीजेपी के 87 विधायक होने के बावजूद कोविंद को 91 वोट मिले। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मीरा कुमार को 74 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 65 मत हासिल हुए। राजस्थान में कांग्रेस के 21 और बसपा के 3 विधायक हैं, लेकिन मीरा कुमार को 34 वोट मिले, यानी 10 बीजेपी विधायकों ने मीरा कुमार को वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आसान जीत दर्ज की, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो उनका वोट प्रतिशत साल 1974 से लेकर अब तक सबसे कम रहा है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कोविंद को 65.65% मत मिले लगभग, जबकि 2012 में हुए चुनाव में प्रणब मुखर्जी को 69.31% वोट मिले थे। इसी तरह साल 2007 में प्रतिभा पाटिल को 65.82% वोट मिले और 1997 में किया नारायणन को 94.97% मत मिले थे, जबकि 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को 89.57% वोट मिले थे। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह को 72.73% और 1987 में आर वेंकटरमण को 72.28% वोट मिले थे, जिसको पाकर वो राष्ट्रपति बने थे। तो उस लिहाज से जितनी ज़्यादा कवरेज हुई, जितनी ज़्यादा खबर बनी रामनाथ कोविंद की, उतना ज़्यादा सफलता ये नहीं मानी जा सकती। लेकिन सफलता और असफलता की कहानी गुजरात में भी जल्द लिखी जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन में गुजरात के विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए प्रेरित करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है
और 15 अगस्त को वो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। एपीएन ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी कि शंकर सिंह वाघेला अपने 77वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस को करारा झटका दे सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वो न तो कभी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे और न ही अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे। इसके बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर वाघेला सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या फिर उनके मन में कुछ और पक रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका लगा। बड़े नेता और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कर्णधार माने जा रहे शंकर सिंह वाघेला ने खुले आम विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित समसंवेदना सम्मेलन में वाघेला ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 24 घंटे पहले ही निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें डर था कि कांग्रेस के खिलाफ वे बोल सकते हैं। वाघेला ने कहा कि अविश्वास की स्थिति में वो खुद को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। मैंने कहा मैडम, मैं आपका धन्यवाद, आपका आभार, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे को इतना भरोसा किया। हो सकता है थोड़े समय के बाद मैं शायद पार्टी में न रहूं, कांग्रेस में न रहूं। ये चिंता मत करिए कि मैं दूसरी जगह जाने वाला, मैं बीजेपी में जाने वाला नहीं हूं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 8 विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट किया था। वाघेला ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का शक है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराई। बीते कुछ वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे वाघेला ने अपने जन्मदिन के मौके पर जनसभा बुलाई थी। वाघेला के इस कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वाघेला गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से होमवर्क में कई बार कमी की बात कह चुके हैं और इसे लेकर उनका पार्टी संगठन के साथ झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दिल्ली में होने के बावजूद उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की थी। कांग्रेस और शंकर सिंह वाघेला के बीच अनबन की एक बड़ी वजह गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव है। वाघेला चाहते हैं कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन गुजरात कांग्रेस इस पर 2 गुटों में बंट गई है। भरत सिंह सोलंकी गुट वाघेला का विरोध कर रहा है, लेकिन अपने कद को देखते हुए वाघेला भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 1940 में जन्मे वाघेला ने अपने करियर जनसंघ से शुरू किया था और बाद में वे जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी के टूटने के बाद वे बीजेपी में आ गए। 1996 में वाघेला ने बीजेपी छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। 1996 से 97 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में राष्ट्रीय जनता पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। वाघेला 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। 1984 से 1989 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। यूपीए 2 की सरकार में वाघेला टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे। फिलहाल वो गुजरात के कापड़गंज सीट से विधायक हैं और एक वक्त ऐसा था जब नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला एक मोटरसाइकिल पर बैठकर पार्टी के लिए प्रचार करते थे। लेकिन सियासी नफा नुकसान में एक ऐसा भी वक्त आया जब मोदी से हुई अनबन के बाद वाघेला ने बीजेपी छोड़ दी और अब भी जब वाघेला ने यह स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हालांकि मोदी और वाघेला के मन में कहा यह जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए इज्जत का भाव रखते हैं। और बात करें हम वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला की और उनके से जुड़ी तमाम राजनीति की और उनके दल की, तो कांग्रेस से अलग होने के ऐलान से जहां चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की कांग्रेस की मुहिम पर भी आंच आएगी। ये बड़ा असर होने वाला है। शंकर सिंह वाघेला हालांकि गुजरात के नेता है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस छोटे छोटे चोटों से भी गंभीर रूप से घायल हो जा रही है। कैसे और क्या हाल हो रहा है कांग्रेस का, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होता दिख रहा है। हाल में यूपी और उत्तराखंड चुनावों में मुंह खाने के बाद और गोवा और मणिपुर चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद भी सरकार नहीं बना पाना कांग्रेस की नाकामियों की लंबी फेहरिस्त का हिस्सा है
और अब गुजरात में चुनावों से पहले पार्टी नेता शंकर सिंह वाघेला का कांग्रेस से अलग होना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। 17 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनावों में भी वाघेला ने कांग्रेस को आईना दिखाया था। पार्टी से नाराज वाघेला के इशारों पर कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट दिया। कभी संघ और बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे शंकर सिंह वाघेला इस बात को लेकर अरसे से सुर्खियों में है कि वो कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में लौट आएंगे। खुद वाघेला ये कहकर अटकलों को हवा देते रहे हैं कि वो आज कांग्रेस में हैं, कल का क्या पता। शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच चल रही है। ऐसे में कांग्रेस दबाव में थी कि उनको आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना ठीक होगा या नहीं। वाघेला को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर गुजरात कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई थी। शंकर सिंह वाघेला बनाम गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी। पिछले महीने ही वाघेला ने कहा था, मैं पार्टी में काम करने के तरीके से खुश नहीं हूं। राज्य में पार्टी लीडरशिप सुसाइड करने की तरफ चल रही है। मैंने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी की जरूरत के बारे में अपनी बात रखी है, लेकिन राज्य के दूसरे नेता मुझे कांग्रेस से बाहर करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल के आखिर में चुनाव है और कोई प्लानिंग ही नहीं है। वैसे वाघेला के ये बोल कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। हाल के दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी हाईकमान पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ, वीरप्पा मोइली, सत्यव्रत चतुर्वेदी ने पार्टी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के फैसलों पर भी टिप्पणी की थी। लोकसभा चुनावों के बाद से हुए प्रमुख विधानसभा चुनावों, बीएमसी, एनडीएमसी चुनावों में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की जीत का श्रेय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाता है। लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस का असर 2019 में होने वाले उपचुनावों के लिए बन रहे एंटी बीजेपी गठबंधन पर भी पड़ सकता है और दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस को ज्यादा अहमियत मिलने पर सवाल उठा सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के चयन को लेकर सोनिया गांधी ने पहल की और कांग्रेस के इर्द गिर्द दूसरी विपक्षी पार्टियां आईं। लेकिन पहले बिहार में महागठबंधन पर आ रही आंच और फिर वाघेला का फैसला इस प्रस्तावित एंटी बीजेपी फ्रंट को बनने से पहले ही बिखेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं और तमाम राजनीति से आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक को स्वच्छता रैंकिंग देने का फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि इस पैमाने पर खरा उतरने वाले संस्थानों को पुरस्कृत तक किया जाएगा। सरकार का ये कदम एक बेहतर पहल है, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या हाल है शिक्षण संस्थानों का, चाहे वो कॉलेज हो या फिर स्कूल हो। यदि ये हाल रहेगा तो क्या वाकई स्वच्छता की कल्पना की जा सकती है? देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको याद है कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल को पहला और दूसरा स्थान मिला था, जिससे मध्य प्रदेश का कद ऊंचा हुआ था। तो वहीं यूपी के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से यूपी का कद गिर गया था। अब स्वच्छ भारत को एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पहली बार स्वच्छता रैंकिंग देने का फैसला किया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों को स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल और हरे भरे परिसर के लिए भी रैंकिंग देने का फैसला किया गया है। स्वच्छता के पैमाने पर खरे उतरने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वाकई स्वच्छता के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। खुशी होती है जब इस तरह की पहल की जाती है, लेकिन इन दावों के परे क्या बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया? चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है तेलंगाना के मेडक जिले की, जहां के सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल की बदहाली के विरोध का अनोखा तरीका निकालते हुए हेलमेट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों को इस बात का डर है कि न जाने कब जर्जर छत ढह जाए। अब चलिए दूर नहीं जाते हैं, अब यूपी की ही एक तस्वीर दिखाते हैं जो शिक्षा के गुणवत्ता के सरकारी दावों की पोल खोल देगी। ये देखिए, ये है सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर के झरवा गांव का सरकारी स्कूल। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि छात्र कचरे के पहाड़ नुमा ढेर में पड़ने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में ये गंदगी कभी भी किसी छात्र की जान ले सकती है, पर क्या किसी का यहाँ ध्यान नहीं गया होगा? कितनी परेशानी होती है यहाँ, सुनिए। कूड़ा बहुत ही पहले से है, ग्राम प्रधान जी है गिरवाए थे ये सड़क बनवाने के लिए, तो लेकिन जो है वो प्रधानी उनका हट गया। लेकिन जो है ये जब से गिरवा है बहुत तेज बदबू करता है, या बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, कूड़ा वाला स्कूल कहते हैं।
यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, एडमिशन कराने के लिए कहा जाता है तो नामांकन भी नहीं करवाने आते हैं। नहीं, बरसात के समय चूंकि आप खुद इसको देख सकते हैं, इतने ज़्यादा कूड़े गिर गए हैं कि काफ़ी इस पर मक्खियाँ गिरती रहती है, कई कीटाणु है, जिससे हो सकता है कालरा हैजा का भी जो डर रहता है वो हमेशा बना रहता है। बच्चे चूंकि हमारे यहीं खाते हैं, हमेशा डर बना रहता है, लेकिन क्या करें, जो व्यवस्था इसी में काम करना पड़ रहा है। हमने कानपुर के तिलक नगर में बने नगर निगम महिला इंटर कॉलेज में जाकर हालातों का भी जायजा लिया तो स्वच्छ भारत की पोल यहाँ भी खुली। यहाँ शौचालय की गंदगी की वजह से छात्राओं का बुरा हाल है, पर प्रधानाचार्य ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया। हम उत्तर प्रदेश के कई कोनों में जा रहे थे। अब ये 2 तस्वीरें ताजनगरी आगरा और रायबरेली की हैं। दोनों जगह हाल बेहाल है। आगरा का वजीरपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में न पानी की व्यवस्था थी और न ही पक्के शौचालय की। गंदगी का अंबार यह बोनस के तौर पर था। शिकायत यहाँ पर भी कई बार की गई, पर हर बार की तरह सुनवाई नहीं हुई। अराजक तत्वों ने स्कूल को मैखाना बना रखा है। वहीं रायबरेली जिले के शिवगढ़ ब्लॉक के नारायणपुर स्कूल में 8 बजे खुलने वाले स्कूल में माँ साहब पहुँचते हैं 10 बजे के बाद। अब इसे कितने नंबर मिलेंगे, ये हमारा शिक्षा विभाग जाने। अब एक ऐसी तस्वीर जो बेहतर शिक्षा के दावों की कमर तोड़ देगी। उत्तराखंड का पौड़ी करीब 50 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में यहाँ जान जोखिम में डालकर छात्र अपना भविष्य संवार रहे हैं। मासूमों के हाथ में किताबें और सर पर मंडराती मौत। दीवारों में ये दरारें, जर्जर छत। माँ बाप का भी कलेजा निकल आता है जब अपने जिगर के टुकड़ों को वो स्कूल भेजते हैं, लेकिन अधिकारी बजट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन हमारा HRD मंत्रालय यहाँ कितने नंबर देगा? हमारे टीचर यहाँ जब बरसात होती है तो यहाँ ऐसे पड़ जाते हैं, तो छत के गिरने का डर होता है, डर लगता है हमें। हमारे पास लगभग 50 विद्यालय ऐसे हैं जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य योजना होती है उसमें रखा है। कोशिश बेहतरीन है शिक्षा का स्तर को बेहतर बनाने की, पर जब हमारे देश के गांव तक शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं ना पहुंचे तो फिर यहाँ सब ढकोसला साबित होता है। गोरखपुर से जगदम्बा, कानपुर से शिव शर्मा और रायबरेली से रोहित के साथ हिमांशु दीक्षित, APN। स्वच्छता जैसी चीज़ें जो है वो ऐसी मूलभूत आदत है जिसकी बुनियाद बचपन में ही पड़ जाती है और पड़ जानी चाहिए। लेकिन जो सच्चाई हमने आपको दिखाई है उससे ये स्पष्ट होता है कि स्वच्छता की कल्पना कोरी कल्पना ही है अभी, और बहुत कुछ ऐसा है जो ज़मीनी स्तर पर करने की ज़रूरत है। यदि स्कूल होंगे और स्कूलों में तमाम सुविधाएं होंगी तब जाकर हम किसी तरह की कल्पना आगे आने वाले भविष्य की सुखद कल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन सुखद कल्पना तो दूर, ऐसे दुखद सच्चाइयाँ अभी हैं जिन्हें हमें पार पाना ही है। हम एक और दुखद सच्चाई आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कस्बे के गांव तिगाई स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की स्कूली छात्राओं के साथ हुए अभद्रता मामले में यूपी शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला 26 मार्च 2017 का है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के पूरे स्टाफ के 9 लोगों को बर्खास्त करते हुए सभी की संविदा समाप्त कर दी। दरअसल कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में मार्च महीने में छात्राओं से अत्यंत ही अमानवीय व्यवहार किया गया था और उनके कपड़े उतरवाए गए थे। बात कुछ यूं ही थी कि किसी शिक्षक को बाथरूम में खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए और इसकी जांच करने के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाए प्रधानाध्यापक ने, और जिसका विरोध हुआ। मीडिया खासकर APN ने इस खबर को काफ़ी प्राथमिकता से दिखाया था और इसके बाद तत्कालीन DM ने विद्यालय के वार्डन को तत्काल बर्खास्त कर दिया था और अब जाकर उसमें पूरी कार्रवाई हुई है। ये शर्मनाक स्थिति स्कूलों के अंदर, और कोई एक स्कूल नहीं है, हमने तमाम ऐसे उदाहरण भी आपको दिखाए थे जब स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं उन्हीं से स्कूल सफाई कराई जाती है, जो बच्चे हैं वही खाना बनाते हैं और वही पढ़ाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इस विषय पर सोचने की ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। लेकिन देश और देश की राजनीति कुछ अपने ही अंदाज में चलती है। अक्सर हम इन तमाम सच्चाइयों को झुठला देते हैं और अपने अंदाज में हमारे नेता, हमारे
जो रहबर हैं वो चल पड़ते हैं। कुछ यही अंदाज राज्यपाल उपराज्यपाल किरण बेदी का भी दिखा है, जो पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं। उनके खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश में विरोध अब बढ़ने लगा है। उन्हें यहाँ लगे कुछ पोस्टर्स में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर और मां काली के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर सामने आने के बाद खुद किरण बेदी ने इन्हें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और इन तमाम पोस्टर्स का मजाक उड़ाया है। लेकिन अभी भी इस बात की बहस जारी है कि क्या किरण बेदी अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। गौर से देखिए इन पोस्टर्स को। आप देख सकते हैं एक पोस्टर में किरण बेदी हिटलर जैसी मूंछ और टोपी पहने नजर आ रही है, वहीं दूसरे पोस्टर में उन्हें महाकाली के रूप में दिखाया गया है। उधर एक पोस्टर में उपराज्यपाल के पीछे लोग भागते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किरण बेदी के इन पोस्टर्स को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया है। वैसे सभी जानते हैं कि उनकी छवि एक कड़क अधिकारी की रही है। किरण बेदी ने खुद इन पोस्टर्स को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ये 2 पोस्टर नहीं है बल्कि इनकी पूरी सीरीज है। इस किताब में एक अध्याय और जुड़ गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने उनका विरोध करने के लिए कई पोस्टर्स तैयार किए हैं। दरअसल किरण बेदी और पुडुचेरी सरकार के बीच पिछले काफी लंबे समय से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। विवाद के कारण पिछले महीने ही पुडुचेरी विधानसभा ने उपराज्यपाल किरण बेदी के काम करने के तरीकों पर अंकुश लगाने के मकसद से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री वी नारायण सामी के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को व्यापक अधिकार दिए जाने पर बल दिया गया है। पारित प्रस्ताव में वास्तव में उपराज्यपाल के अधिकारों में कटौती की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 9 अगस्त से बीजेपी के खिलाफ बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। यह आंदोलन 30 अगस्त तक चलेगा। हालांकि इससे पहले ममता ने एक रैली कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में आपातकाल से भी ज्यादा बुरे हाल है। आज देश में अमर्त्य सेन जैसे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के गरीबों को 23 जुलाई से मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देगी। इसके लाभ BPL कार्ड धारकों को मिलेंगे। इसके साथ ही कैंप लगाकर सुगम संयोजन का भी काम किया जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसी बैठक में पार्टी अध्यक्ष मायावती अपने भविष्य की रणनीति का ऐलान करेंगी। दलितों के मुद्दे पर राज्यसभा में बात रखने का मौका न मिलने से नाराज बसपा प्रमुख ने पिछले दिनों अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लखनऊ स्थित बटलर पैलेस में एक युवती से छेड़छाड़ के बाद रेप की कोशिश की गई। आरोप है कि बीजेपी के वाराणसी कैंट से विधायक सौरभ श्रीवास्तव के गनर ने किसी काम से युवती को बुलाया। इसके बाद उसके साथ रेप की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को घरेलू बाजारों में काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिला। शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार में अच्छी बढ़त दिखाई दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 124.49 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 0.39% बढ़कर 32,028.89 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी आज के कारोबार में बढ़त बनाई और 41.95 अंक के साथ 9,915.25 पर बंद हुआ। और अब एक बार फिर से रिलायंस आपके और हमारे घरों में छाने वाला है। रिलायंस ने दुनिया का सबसे सस्ता और देश का पहला इंटेलिजेंट 4G फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। जियो के इस फोन की इफेक्टिव प्राइसिंग 0 रहेगी। 1,500 रुपए देकर कोई भी ये फोन ले सकेगा और ये डिपॉजिट 3 साल के बाद रिफंडेबल भी होगा, यानी 3 साल बाद आप फोन देकर पैसा वापस ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना बैठक के दौरान चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। इस मौके पर अपने पिता धीरू भाई अंबानी को याद कर मुकेश अंबानी और उनकी मां कोकिलाबेन भावुक हो उठे। बिना कोई पैसे दिए 4G फोन मिल जाए, सुनकर किसी का भी चौंक जाना लाजमी है, लेकिन ये 100% सच है। रिलायंस ने दुनिया का सबसे सस्ता 4G फोन लॉन्च कर दिया है। वैसे तो ये फोन बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर आपको 1,500 रुपए जमा कराने होंगे। हालांकि ये पैसा आप 3 साल बाद फोन को जमा कर वापस ले सकते हैं, यानी अत्याधुनिक फीचर से लैस फोन, वो भी बिल्कुल फ्री।
जियो फोन के साथ वॉइस कॉल भी फ्री मिलेगी, लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए आपको 153 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। वॉइस कमांड पे कॉल किरण। When is Ganesh Chaturthi? Ganesh Chaturthi is on Friday, 20. एजीएम को संबोधित करने के दौरान पिता धीरूभाई अंबानी को याद कर मुकेश अंबानी भावुक हो उठे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी कंपनी की कामयाबी का सफर सुनने के बाद मां कोकिलाबेन भी भावुक होकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani. मोबाइल डेटा यूजर्स के मामले में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। जियो की लॉन्चिंग से पहले भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड के मामले में 155वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत मोबाइल डेटा यूज में पहले नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज ने एक तरफ जहां सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया है, तो वहीं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को देश की जनता और व्यापार जगत के लिए फायदेमंद बताया है। राहुल बजाज ने कहा है कि क्या नोटबंदी ने वाकई अपना मकसद पूरा किया, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। करीब 2 महीने तक लोगों को एटीएम की लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। छोटे और मंझले उद्योगों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। सभी अर्थशास्त्री अब नोटबंदी से हुए फायदे के आने का इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल बजाज ने जीएसटी के लिए सरकार की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जीएसटी के साथ स्थिति बिल्कुल अलग है, ये देश के लिए काफी अच्छा साबित होगा। मध्यावधि हो या दीर्घावधि, भारत को इसका फायदा जरूर होगा। ये नोटबंदी की तरह एक मुसीबत नहीं है जो रातों रात लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई थी। अब जीएसटी या नोटबंदी का क्या असर रहा ये तो पता नहीं और आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन आयकर विभाग ने विदेशों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का पता लगा लिया है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र ने कहा है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ के खुलासे और स्विट्जरलैंड में HSBC अकाउंट होल्डर्स के संबंध में की गई जांच के दौरान इस ब्लैक मनी का पता लगाया है कि 19,000 करोड़ रुपए भारत के बाहर हैं काले धन के रूप में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ICIJ ने 700 भारतीयों के खातों के बारे में खुलासा किया था, जिसकी जांच के दौरान काले धन का पता अब भारत को चल गया है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि स्विट्जरलैंड में HSBC बैंक में 628 भारतीयों के बारे में जानकारी फ्रांस सरकार से हमें मिली है। अब सवाल ये उठता है और हर भारतीय की उम्मीद ये है कि सरकार अब इस काले धन को वापस भारत में कब लाएगी, जैसा कि वायदा था। इस बीच एक और बात स्पष्ट की है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने ये संसद में साफ किया है कि देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नया कानून नहीं लाया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में कहा कि फिलहाल सिंगल चाइल्ड के लिए शिक्षा और रोजगार में अलग से कोई फायदा दिए जाने की कोई स्कीम नहीं है। 1951 में देश के परिवारों में फर्टिलिटी रेट 6 था, जो अब 2.3 से नीचे आ गया है। 2001 की जनगणना के मुताबिक मार्च 2024 तक देश की जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़ होने का अनुमान है। एक बीजेपी सांसद ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी और इसी का जवाब देते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कोई भी नियम नहीं लेकर आ रही है, कोई भी कानून नहीं बनाने जा रही। चलिए अब रेलवे के खाने की बात कर लेते हैं। रेलवे पर कैब की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यदि आप रेल में यात्रा करते रहते हैं तो हम आपको बता दें कि कैब की रिपोर्ट जो कि संसद में रखी गई, इसके हिसाब से ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना और रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ इंसानों के खाने लायक ही नहीं है। एपीएन ने भी कई रेलवे स्टेशनों पर इस मामले में रेल यात्रियों की राय जानी कि आखिर रेल के अंदर खाना
कैसा मिलता है। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से रेल के खाने में कीड़े मकोड़े और कील तक मिलते हैं, इसलिए अब आप रेल में यदि सफर करते हैं तो बेहद ध्यान से करें, प्रभु ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। रेलवे में सुरक्षा और सुविधा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर ही रहा है। रेलवे की हालत किस कदर खस्ताहाल है, इसकी मिसाल भारतीय रेलवे की कैटरिंग सर्विस पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिली। संसद में रखी गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि रेलवे स्टेशनों पर जो खाने पीने की चीजें परोसी जा रही हैं, वो इंसानी इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें न सिर्फ प्रदूषित हैं, बल्कि डिब्बा बंद और बोतल बंद चीजों को उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक्सपायरी डेट के बाद भी बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अनाधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलें भी खुलेआम बेची जा रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई कमियों के मद्देनजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर एपीएन ने भी लोगों से राय ली। कुछ खाना मिलते हैं ऐसा जो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, पैकेट रहता है और अंदर से खराब रहते हैं। खाने को लेकर क्या कहना है? मतलब है ठीक ही था, 50 एवरेज था, इतना अच्छा भी नहीं था। अच्छा नहीं था। कोई कहीं से आ रहा है और कोई कहीं जा रहा है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि 50-50 है, या यूं कह ले कि बस पेट भरने के लिए मजबूरी बस खाना जो है वो खाना पड़ता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो सही में रेलवे के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। जांच में पाया गया कि रेलवे परिसरों और ट्रेनों में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ट्रेनों में बिक रही चीजों का न बिल दिए जा रहे हैं और न ही खाने की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। सीएजी और रेलवे की संयुक्त टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआवना करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। एपीएन की टीम ने इस रिपोर्ट को लेकर ताजनगरी आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों से बात की। हमने एक दो बार कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन वो इतनी ऑयली भी थी, फ्रेश भी नहीं थी और खाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी हमें। यहाँ का पानी भी साफ नहीं है, आरओ वगैरह का पानी भी जैसे बोला हुआ है कि बहुत साफ है, लेकिन वो टेस्ट करने में काफी उसमें पेट दर्द वगैरह हो जाता है। मतलब इतना साफ पानी नहीं है जैसे आरओ का होना चाहिए। सीएजी के मुआयने के दौरान किसी भी ट्रेन में वेटर और कैटरिंग मैनेजरों के पास बेची जाने वाली चीजों से जुड़ा मेन्यू और रेट कार्ड नहीं मिला। खाने की चीजें तयशुदा से कम मात्रा में बेची जा रही थी। ऑडिट रिपोर्ट में रेलवे में बार बार बदलती कैटरिंग पॉलिसी पर सवाल उठाए गए हैं। यानी एक ओर तो सरकार दावा कर रही है कि वो रेलवे की चाल ढाल बदलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है कि रेलवे अब भी अपने पुराने ढर्रे पर घिसट कर चलने को मजबूर है। आगरा से सैयद शकील और दिल्ली से गौरव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो रेल की यात्रा जब करें तो आप खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, लेकिन हम आपको एक और अच्छी खबर दे दें जहां सरकार आपका विशेष ध्यान रखने वाली है। अब रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम मिल जाएगी। ये जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में दे दी है। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन के निपटारे का निर्देश दिया है। दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसर्स को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स स्कीम 1952 और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सदस्य को उनके रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे रिटायर होने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें बेहद राहत का एहसास होगा। राम मंदिर विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्दी सुनवाई के बारे में वह जल्द फैसला लेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अयोध्या मामले की जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया कि हम भी जल्दी सुनवाई के लिए लिस्ट करने के मुद्दे पर फैसला ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला उठाते हुए बीजेपी नेता स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो मुख्य अपील है वह पिछले 7 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मामले में जल्द सुनवाई की दरकार है। उनकी ओर से इस मामले में पूजा स्थल पर पूजा अर्चना के लिए गुहार लगाई गई है। इससे पहले 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की जल्दी सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें पता नहीं था कि आप मुख्य पक्षकार नहीं हैं, हमें मीडिया से पता चला कि आप पक्षकार नहीं हैं। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार नवनियुक्त सरकारी वकीलों की लिस्ट पर दोबारा गौर कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट
से 2 हफ्ते का समय मांगा है। नए सरकारी वकीलों की नियुक्ति को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चयन सूची बनाते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन बिल्कुल नहीं किया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी इन वकीलों की काबिलियत पर सवाल उठाए थे। इस मामले पर अब 8 अगस्त को चीफ जस्टिस डी भोसले और जस्टिस M.K. गुप्ता के बेंच में सुनवाई होगी। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। जुलाई 1884 में आज ही के दिन क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। 1947 में आज ही के दिन यानी 21 जुलाई को ही भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनी मंजूरी दे दी थी। और 21 जुलाई 2007 में हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब हैरी पॉटर एंड द डेविल हेलोज का प्रकाशन आज ही के दिन हुआ था। और 21 जुलाई 2007 में आज ही के दिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। नीलम संजीव रेड्डी भी भारत के 6ठे राष्ट्रपति आज ही के दिन यानी 21 जुलाई को ही बने थे। देश की बात के सफर को अब यहीं समाप्त करती हूँ। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।